हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 12th क्लास का चैप्टर कर रहे थे हम सोल्यूशन। तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। तो आई थिंक आपको लास्ट जो टॉपिक था मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लैरिफाई कर दूंगा। नाउ टुडे आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस में इनका मीनिंग बता दूंगा। वो सॉल्यूशंस, उन सॉल्यूशन को हम आइडियल बोलेंगे जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, रॉल्ट लॉ को जो ओबे करेंगे। दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्ट लॉ को जो फॉलो करेंगे उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और वो सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे नहीं करते, उनको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं रॉल्ट लॉ की, तो हमने रॉल्ट लॉ में डिस्कस किया था कि रॉल्ट लॉ ये बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब जितना वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, अगर लेट अस सपोज सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट में बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। बिकॉज बाइनरी सॉल्यूशन की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में बाइनरी की ही बात की जाएगी। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी आएंगे, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट ए लिया हुआ है और बी लिया है सोल्यूट। तो अगर मेरे को वेपर प्रेशर निकालना है ए का, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा। और वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम बात कर रहे थे रॉल्ट लॉ की। रॉल्ट लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर हम ए कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, एंड बी का जो सोल्यूशन होगा तो वो होगा काई बी। तो हमने रॉल्ट लॉ को स्टडी किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अब आइडियल की, आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो हो गए जो रॉल्ट लॉ को ओबे करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब रॉल्ट लॉ को हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करेंगे, उनको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और इन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, अब ये रॉल्ट लॉ को क्यों ओबे करते हैं, देखो होता क्या है, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट सोल्यूट, सॉल्वेंट सोल्यूट एंड सो ऑन। मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट ही होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके बीच में सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच की, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच की इंट्रैक्शन सेम होगी एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट। मतलब जितनी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में होगी, इतनी ही सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन होगी। तो इन सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनके बीच में, आई रिपीट, जिनके बीच में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो सेम होगी सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में, और वो फर्दर सेम होगी सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सारी की सारी सेम होगी। दूसरा नंबर, अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, हमें जो कंडीशंस, वो सॉल्यूशंस जो इन कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन आ गई, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। मतलब सोल्यूट सोल्यूट की इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन जो होगी वो सेम होगी। दूसरी बात, जो डेल्टा वी मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा वी, डेल्टा मीन्स चेंज, वी इज द वॉल्यूम,
मिक्सिंग मीन जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करें तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं लेट अस सपोज 5 मिलीलीटर कोई सोल्यूट लेता हूं, 10 मिलीलीटर सॉल्वेंट लेता हूं, तो रिजल्टेंट जो मेरे पास सोल्यूशन बनना चाहिए वो 15 मिलीलीटर बनना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये हम आगे आपको अगले जो नॉन आइडियल में उसमें स्टडी करेंगे। तीसरा कंसेप्ट आ गया, तीसरी कंडीशन इसकी ये होती है डेल्टा एच मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा एच, डेल्टा इज द चेंज, एच इज द एंथैल्पी, मिक्सिंग हो गया, दो सोल्यूशन को मिक्स करने पे जो चेंज इन एंथैल्पी होनी चाहिए वो 0। मतलब हीट जो होती है उसका कंटेंट पूरा का पूरा 0 रहना चाहिए, ना ही बढ़ना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल, सॉरी दिस इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन हो गए जो रॉल्ट लॉ को ओबे करें एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इनके बीच में 3 कंडीशन होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बोल सकते हो बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो सेम रहनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग वो 0 होना चाहिए और डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी 0 होना चाहिए आइडियल कंडीशन के लिए। तो इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिनके बीच में रॉल्ट लॉ को फॉलो किया जाता है, जिनके बीच में रॉल्ट लॉ को फॉलो किया जाता है। मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मैं कोई सोल्यूशन ले रहा हूं, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है, इसके बीच में ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट, सॉरी ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट, ए सॉल्वेंट, बी सोल्यूट। इस मतलब आप ए को भी सोल्यूट ले सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कॉमन सेंस में, जो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में आप बोल सकते हो कि ऐसा चल रहा है, तो इट इज़ नॉट अ लॉजिक कि ए को आपने सॉल्वेंट ही लेना, आप बी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द बुक्स कंटेन ए एज सॉल्वेंट, तो इसलिए हम सॉल्वेंट, सो दैट आपको कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ए को सॉल्वेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ए जो है वो सॉल्वेंट है, बी इज द सोल्यूट। अब रॉल्ट लॉ बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, लेट अस सपोज मैं ग्राफ बनाता हूं कोई भी, अगर मैं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेता हूं, मतलब मेरे पास जब सारा का सारा सॉल्वेंट था तब मोल फ्रैक्शन मेरे पास ए की थी 1, और इस टाइम पे सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0 होती है, क्योंकि हमें पता है काई ए प्लस काई बी हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर एक की मोल फ्रैक्शन 1 है, दूसरे की 0 होगी। दूसरी साइड पे मैं ले रहा हूं, यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मिनिमम है। 2 ही स्टेजेस हो सकती हैं, जहां तो सोल्यूशन मैक्सिमम होगा तब सोल्यूट मिनिमम होगा, और अगर सोल्यूट मैक्सिमम है सोल्यूशन सॉल्वेंट मिनिमम होगा। तो ये बीच की स्टेज है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। मतलब अगर हम यहां से अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन 1 से 0 जा रही है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो कम हो रही है, और सोल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से 1 जा रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पी वेपर प्रेशर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। मतलब पी वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगर हम यहां पे देखें तो काई ए की वैल्यू क्या है 1, काई ए की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है 1 है, तो अगर मैं काई ए की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दूं तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट आ जाएगा। तो मतलब यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा पी ए का वो कितना होगा पी ए नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ पी ए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, दिस इज यहां पे काई बी की वैल्यू 1 है, तो इधर 1 पुट कर दूंगा, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी पी बी नॉट, यहां पे पी बी नॉट, और पी बी नॉट यहां पे जो पी बी नॉट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। फिर से क्लियर करता हूं, अगर आपको ये दो रिलेशन क्लियर हो जाएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। अगर मैं यहां इस कंडीशन पे लेता हूं, जब हमारे पास सारा का सारा सॉल्वेंट है, तो काई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी ए की वैल्यू मैक्सिमम, पी बी की वैल्यू जब यहां पे काई ए
ए की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, काई बी जीरो होगा, तो पी बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू। अगर हम फाइनल स्टेज में जाते हैं, जब सोल्यूट हमारे पास मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पी ए नॉट, ये मिनिमम पी ए जो जीरो हो जाएगा, और पी ए नॉट जो है, पी बी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए की बढ़ेगी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बट हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ए की जो है वो 1 से 0 जा रही है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कम हो रही है। तो वेपर प्रेशर यहां से डिक्रीज होता जाएगा कितना, 0 तक। तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे मोल फ्रैक्शन ए की बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम यहां से मूव कर रहे हैं, काई ए की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ए का भी कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं काई बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, मतलब इंक्रीज हो रही है, और हमें पता है काई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे काई बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहां से हमारा कर्व आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे काई ए की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर वैल्यू कम हो रही है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो काई ए की वैल्यू कम हो रही है, 1 से 0 जा रही है, तो ये वैल्यू पी ए की वैल्यू कम हो रही है, और पी बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज काई बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। तो अगर मैं पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालूं, जो हमारे पास पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि जो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो होता है वेपर प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी। तो अगर इनकी वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ सकता है पी ऑफ सोल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, हम इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन कौन सा हो, आइडियल। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट होगा, न्यू होगा बट डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप इसको सेपरेट करके देखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अगर मैं बी कंपोनेंट नहीं लिखता हूं तो मैं लिख रहा हूं काई ए की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है, तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो अगर मैं इसको आधा करके लिखूं तो यहाँ पे भी आप इसको दोनों, क्योंकि मैंने दोनों ग्राफ्स को आपके सामने सब दोनों को मर्ज कर लिया, एक ही ग्राफ में बताया, इसलिए ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा बट डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा आइडियल के केस में वो हो जाएगा पी ए नॉट काई ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो यहां से हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां से हमारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जिनके बीच में वो सोल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करते एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये सिमिलर कंसेप्ट है जैसे आपने वहां पे आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस पढ़ा था। वो गैसेस जो चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ को ओबे करें दैट वर कॉल्ड आइडियल गैसेस, एंड जो नहीं ओबे करती उनको नॉन आइडियल या फिर रियल गैसेस बोलते थे। तो यहाँ पे भी सेम केस है, लेकिन वहां पे हम चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ की बात करते थे, यहाँ पे रॉल्ट लॉ की बात करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर बात करें बिल्कुल डिफरेंट चलेंगे, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम थी, लेकिन यहां पे डिफरेंट होगी। वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था, मतलब हीट चेंज नहीं हो रही थी, बट यहां पे हीट चेंज होगी, मतलब जहां तो हीट बाहर निकलेगी जहां हीट अंदर आएगी, और यहां पे वॉल्यूम कभी भी सेम नहीं होगा। देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल कंसेप्ट जो है, आइडियल कंसेप्ट जो है वो हर जगह पे फॉलो नहीं हो सकता। आप चाहे आइडियल टीचर देख लो, आइडियल गैसेस देख लो, आइडियल कोई वर्ड आइडियल कैन बी अप्लाइड इन फ्यू सर्कमस्टांसिस,
मतलब आइडियल कंसेप्ट जो है, अगर मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आइडियल टीचर ही देखते हो तो आप बोलते हो ही इज़ पंचुअल, ही इज़ वेल डिसिप्लिन। हर टाइम पे वो पंचुअल नहीं होगा, हर टाइम पे वो डिसिप्लिन नहीं होगा। हो सकता है वो आपके सामने डिसिप्लिन में होगा, तो जब वो अपनी मतलब रियल लाइफ में आएगा, जब प्रोफेशनल लाइफ से हटके अपनी फैमिली लाइफ में आएगा, तो वो डिसिप्लिन के अलावा मजाक भी करता है। सेम इज द केस, आइडियल जो कंसेप्ट है दैट इज जस्ट अ इमेजिनरी कंसेप्ट, कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर कंडीशन को बांध के रखा हो। बट अगर कंडीशन वेरी कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइडियल कंसेप्ट है वो वहां से डेविएशन हो जाती है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अभी। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब दो सोल्यूशन को आपने, एक सोल्यूट था उसमें सॉल्वेंट ऐड किया तो आपका जो सोल्यूशन बना, लेट अस सपोज इट वाज 10 मिलीलीटर एंड इट वाज 5 मिलीलीटर, तो आपका सोल्यूशन अगर 15 मिलीलीटर बनता देन इट विल बी आइडियल सोल्यूशन। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 15 मिलीलीटर नहीं बनता, 15 मिलीलीटर नहीं बनता, तो इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। कि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करते। अगर रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहे, इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ बी। इन अदर सेंस हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। क्योंकि रॉल्ट लॉ बोलता है इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं रॉल्ट लॉ को नहीं ओबे करेगा, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है अगर वो इक्वल आ जाता तो ये आइडियल होते, अगर नहीं इक्वल आ रहा तो ये कौन सा होगा, नॉन आइडियल। अब यहां से दो कंक्लूजन होते हैं। अगर मैं आपको जनरल सेंस में एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहां से दो केसेस अराइज होते हैं, या तो ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। तो सेम इज द केस अगर मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो यहां से दो केसेस हो गए। इसका मतलब पी ए, या तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए, और पी ए इज लेस देन पी ए नॉट काई ए। तो या तो ये वैल्यू बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये होता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर दोनों वैल्यूज बराबर होती तो हम लिखते आइडियल, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब नॉन आइडियल। तो जैसे हमने बिल्कुल सेम है कंसेप्ट जैसे आपने 11th में किया था, वहां पे भी आप करते थे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यहां पे भी सेम करेंगे। वहां पे हम वैन डर वाल इक्वेशन लिखते थे, यहां पर अलग करेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। तो इसका मतलब या तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो इन दोनों केसेस को हम स्टडी करेंगे, इनको बोलते हैं डेविएशन ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो वन बाय वन करेंगे। डेविएशन दो तरह की होती है, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड वन नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव तब होगी अगर जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू इससे ज्यादा आती है, मतलब इफ पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ये कम आ रही है इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो ये इसको हम अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन, डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि ऐसा क्यों होता है कि ये आइडियल बिहेवियर से अलग रिलेशन डेविएशन क्यों दिखाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है वो रॉल्ट लॉ की वैल्यू से ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन में हम इसको स्टडी करेंगे कि वेपर प्रेशर जो कैलकुलेटेड है या ऑब्जर्व्ड है वो रॉल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज्यादा वैल्यू क्यों आ रही है। देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन तब अराइज करती है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ, देखो अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज्यादा है, सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बट इन सोल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो इनको अलग अलग आइसोलेट कर दिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन वीक होंगी, अगर इंट्रैक्शन वीक है तो इनको आइसोलेट अलग अलग करना पॉसिबल होगा इजिली। और अगर ये अलग अलग इजिली हो जाते हैं तो इसका मतलब अब ए के वेपर्स और बी के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अगर ए और बी के वेपर्स ज्यादा बनेंगे, देयरफॉर ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हम यही स्टडी करते हैं व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेसर देन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन। मतलब जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है वो लेस होगी, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन जो है, देन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स टेक प्लेस इजिली। जो फॉर्मेशन होगी वेपर्स की वो इजिली बनेंगे। अगर इजिली बनेंगे इसका मतलब उनके जो वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कंडीशंस हमारी क्या आ जाएंगी कि जो हमारा वेपर प्रेशर रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, और सिमिलरली पीबी वो भी ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा आएगा तो हम ऐसा देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम कर्व बनाई थी आइडियल के लिए। तो जब भी नॉन आइडियल के लिए आपने कर्व बनानी है तो सबसे पहले आपने आइडियल वाली बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे काई ए इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, काई बी इक्वल टू 0, यहाँ पे काई बी इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, काई ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, बिकॉज बी का कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज ओनली ड्यू टू कंपोनेंट बी। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या था, हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं सो दैट हम आपको दिखा सके, क्योंकि डेविएशन जब भी दिखानी है तो पहले आपको आइडियल का कंसेप्ट दिखाना पड़ेगा कि कितनी डेविएशन दिखाता है। अब हमने बोला कि जो अब ये आ गया पी ए नॉट काई ए, बिकॉज ये रॉल्ट लॉ की वैल्यू आइडियल केस में ये आ गया पी बी नॉट काई बी, एंड दिस इज पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये आ गया आइडियल का ग्राफ। लेकिन हम बोलते हैं जब पॉजिटिव डेविएशन होगी पी ए की वैल्यू पी ए नॉट काई ए से बड़ी होगी, तो इसका मतलब जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो उसकी वैल्यू रॉल्ट लॉ की वैल्यू से बड़ी होगी, और जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्ट लॉ की वैल्यू से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज बड़ी आ रही हैं तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होगा वो आ जाएगा दैट विल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये तो पी ए प्लस पी बी के बराबर रहता है, बट पी ए की वैल्यू इससे बड़ी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स है सिंपल सा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इनसे बड़ी हैं, पी ए की वैल्यू इससे बड़ी है और पी बी की वैल्यू इससे बड़ी, इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं वो बड़ा आएगा हमेशा पी ए प्लस पी बी। तो हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, बात ऐसे है कि अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें मैथमेटिक्स जरूरी होता है। अगर आप बात करो केमिस्ट्री में आप मैथमेटिक्स जिसको नहीं आता होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेक्शन होता है दैट इज जस्ट लाइक अ हैंडीकैप पर्सन। मतलब जिसके पास अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, हम ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात नहीं करते, जस्ट प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन एंड लॉग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जो आपको इधर हेल्प कर सकता है। अगर किसी के पास ऐसी नॉलेज नहीं होगी मैथमेटिक्स की तो रियली बोल रहा हूँ आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन हमने रीड किया। इसमें होता क्या है कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ड्यू टू रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ के केस में क्या होता है, रॉल्ट लॉ की जो वैल्यू है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आता है। और इस केस में होता क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो आप एक सिग्नल के लिए, जहां आप एक रिमाइंडर के लिए याद रखना कि
अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। तो हम इसमें एग्जांपल वो देख सकते हैं जिनमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट में कम होती है। जैसे आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले रहे हो C2H5OH, और वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो जैसे C2H5OH के मॉलिक्यूल हैं, आप उसमें एसीटोन मॉलिक्यूल ले लो, एसीटोन, जहाँ फिर आप इथाइल अल्कोहल के बीच में हेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन। मतलब आपको ऐसा कंपोनेंट लेना है जिसमें एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो। बिकॉज मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने वहां पे एक लाइन लिखी थी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर ये पोलर है, ये नॉन पोलर, ये इसको डिजॉल्व नहीं करेगा, मतलब ये इसकी तरफ एफिनिटी नहीं दिखाएगा, ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा। अगर ये इसकी तरफ एफिनिटी नहीं दिखाएगा तो ये आपस में पास पास नहीं आएंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो इनके बीच में जो वेपर प्रेशर होगा इजिली आइसोलेट हो जाएंगे, वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे अगर किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो इंटरेक्शन है, मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो इंटरेक्शन है अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट, मतलब जितनी सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है और सोल्यूट की सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन है, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होती है, मतलब जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन और सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन से जब सोल्यूशन बनाते हैं, अगर इंटरेक्शन बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो इनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो इनके जो वेपर्स की फॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर ए और वी के वेपर्स की फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है ए और बी का वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा जितना एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ से था। मतलब जो हमारी पी ए की वैल्यू है वो पी ए नॉट काई ए होनी चाहिए और पी बी की वैल्यू पी बी नॉट काई बी की वैल्यू होनी चाहिए। बट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बढ़ गई तो इनकी जो फॉर्मेशन है वेपर की वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू रॉल्ट लॉ के केस में। रॉल्ट लॉ में जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन अब जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इन शॉर्ट हम ऐसा लिखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। तो यहां से ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा नॉन आइडियल के केस में। तो ग्राफ इसका भी सेम बनाएंगे बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया। अगर कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे बी की 0 है, यहाँ पे कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन 0 है, बी की 1 है, तो आइडियल का पहले ग्राफ आइडियल का बनाएंगे, क्योंकि हमने आइडियल का 2 बार बना दिया इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें पता है पी ए की वैल्यू, अब ये जो है ये है रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो है ये कंपोनेंट बी का रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और ये सॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। अगर हमें वेपर प्रेशर, देखिए अब हमें यहां पे पी ए की वैल्यू हमें जानते हैं, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो इनसे कम आएगी, तो हमारा ग्राफ समवट लाइक दिस आ जाएगा। तो इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, जो ग्राफ आइडियल के केस में था उससे वैल्यूज कम आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारा पी ए, दिस विल बी पी बी एंड दिस इज पी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो इससे कम आएगी। तो यहां पे क्या होता है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया वैल्यू का कम हो जाना। पॉजिटिव के केस में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू बढ़ रही थी, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। होता क्या है इसमें, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग, उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, वो लेस देन 0 होती है, सॉरी लेस देन 0। आइडियल के केस में ग्रेटर देन 0 और नॉन आइडियल के केस में लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, एक वॉल्यूम लेते हैं 10 मिलीलीटर, दूसरा लेते हैं 5 मिलीलीटर, तो होना चाहिए 15, बट दोनों मिक्स होने के बाद 14 बना रहे हैं या 14 से कम बना रहे हैं, तो 15 से कम बनेगा, तो दीज आर कॉल्ड non-ideal solution which show negative deviation from ideal behavior. Students,
ये जो कंसेप्ट है ये न्यू कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है आपके 12th क्लास के सिलेबस में, बिकॉज 11th के बच्चे ने ऐसा कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस कंसेप्ट को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूँगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता रहूँगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।